डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेट जुलाई 2024 के लिए ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। इनमें से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा इस टॉपिक से, जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ। और ये सारा जो मैं पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आइए पढ़ते हैं। पहले हमारा आज का सुविचार है, इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो कितनी अच्छी बात कही गई है कि इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो इसी सुविचार के साथ हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परिवार, यानी कि फैमिली। ये हमारे सीटेट में एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, फैमिली। तो आइए पढ़ते हैं। परिवार सदस्यों का एक समूह है जो अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संबंधों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हमारा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, आप भी एक परिवार में ही रहते होंगे, है ना। तो वही बताया गया कि परिवार में कई तरह के सदस्य होते हैं, कई सदस्य होते हैं। तो परिवार सदस्यों का एक समूह है जो अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संबंधों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। परिवार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। परिवार को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो पहला है हमारा एकल परिवार, एकल यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा है हमारा संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे देता है कि न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताइए, ये न्यूक्लियर फैमिली में कितने सदस्य रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल फैमिली, एकल परिवार। तो आगे पढ़ते हैं, एकल परिवार क्या है। एकल परिवार, एकल परिवार में कौन कौन रहता है? विवाहित दंपत्ति और उनके बच्चे, वो एकल परिवार में रहते हैं। अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन रहता है, तो न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार में विवाहित दंपत्ति यानी पति और पत्नी और उनके बच्चे, वो हमारा एकल परिवार होता है। एकल परिवार को संयुक्त परिवार की इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवार से ही एकल परिवार निकल कर आता है। तो एकल परिवार को संयुक्त परिवार की इकाई भी कहा जाता है। अब होता है कि एकल परिवार में मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें रहने से लाभ क्या होते हैं? तो उसमें रहने से ये लाभ होते हैं कि आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें काफ़ी लोग होते हैं, दादा दादी, है ना, दादा दादी के बच्चे, मतलब चाचा चाची, बुआ की शादी नहीं हुई तो बुआ, है ना, तो रहते हैं। तो उसमें आर्थिक समस्याओं का सामना काफ़ी करना पड़ता है, सभी को लेकर चलना पड़ता है ना। तो और एकल फैमिली में क्या होता है कि केवल पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, तो उसमें हमें आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये हमारा एक लाभ है। और दूसरा है व्यक्तिगत स्थान मिलता है। मतलब हम अगर संयुक्त फैमिली में रहते हैं तो मतलब वहाँ के जो बूढ़े लोग होंगे उन्हीं के नाम से जाना जाएगा कि ये उनका घर है ना, या ये उनके बच्चे हैं। लेकिन जो एकल फैमिली में पति पत्नी रहते हैं उन्हें उनके नाम से जाना जाता है। तो वही बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत स्थान मिलता है। अब आते हैं, दूसरा है हमारा संयुक्त। और हाँ, तीसरा पॉइंट है कि महिलाओं को अपने व्यक्तित्व विकास करने के लिए अवसर मिलते हैं। जब महिलाएं एकल परिवार में रहती हैं तो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें अवसर मिलते हैं। संयुक्त फैमिली में होता है कि बड़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो उन्हें पसंद नहीं होता कि महिलाएं बाहर जाएं या काम करें, है ना, या अपने आप को अवसर प्रदान करें। अब तो काफ़ी होने लगा है, लेकिन मतलब जो ये इसके हिसाब से बताया जा रहा है, तो एकल फैमिली में जो होता है महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं, उसके अवसर उन्हें मिलते हैं। और नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है कि तनाव। बच्चा जब एकल फैमिली में है, पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, पति पत्नी ऑफिस चले गए, बच्चा अकेले रह गया, तो बच्चा तनाव, डिप्रेशन में आ जाता है, अकेलापन उसे महसूस होता है, कम सामाजिक विकास होता है। जब उसके घर में कोई रहेगा ही नहीं तो वो अकेले ही घर में रहेगा, तो उसे अकेलापन होगा ही, तनाव होगा ही, उसका सामाजिक विकास कम होगा। कठिन समय में कम समर्थन। भाई जब अकेले रह रहे हो, कोई कठिन परिस्थिति आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो मतलब किसी का सपोर्ट नहीं रहता, कोई समर्थन नहीं रहता। ये हमारा नुकसान होता है एकल फैमिली में। अब हम आते हैं ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है? एक तरीके से संयुक्त परिवार अच्छा भी है, मतलब उसके लाभ भी हैं, नुकसान भी हैं। उसी तरह से एकल फैमिली के भी लाभ हैं, नुकसान हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम संयुक्त परिवार। तो इसमें कहा गया है इसमें कम से कम 3 पीढ़ियाँ या 2 विवाहित परिवार एक साथ रहें।
इसमें परिवार का मुखिया सबसे बूढ़ा सदस्य होता है। देखो बताया जा रहा ना कि संयुक्त परिवार में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें मतलब संयुक्त परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं, तो ये बताया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें कम से कम 3 पीढ़ियाँ रहती हैं। 3 पीढ़ियाँ यानी कि दादी, बाबा, बाबा के बच्चे और फिर जो मतलब उनके बच्चे, है ना। जैसे आप लोग हो गए, आपके दादी बाबा हो गए, है ना। फिर दादी बाबा से जो बच्चे हैं उनके पापा, मतलब आपके पापा हो गए, और आपके पापा के बच्चे आप हो गए। यानी कि 3 पीढ़ियाँ या 2 विवाहित परिवार एक साथ रहते हैं। विवाहित परिवार मतलब चाचा चाची लोग हो गए, और आपका परिवार हो गया, तो वो विवाहित परिवार एक साथ रहते हैं। इसमें परिवार का मुखिया सबसे बूढ़ा सदस्य होता है। हमने क्या बताया था कि इसमें जो है संयुक्त फैमिली में परिवार का मुखिया जो होता है सबसे बूढ़ा सदस्य होता है। अब इसके लाभ क्या हैं संयुक्त परिवार के? पहला लाभ है हमारा, एक दूसरे की आवश्यकता का ख्याल रखते हैं। एक दूसरे की आवश्यकता का ख्याल रखते हैं, किसको क्या ज़रूरत है कब, है ना। तो इसमें संयुक्त परिवार में ये होता है। फिर दूसरा है कि संस्कार बहुत जल्दी सीखते हैं। भाई दादी बाबा हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो बच्चे घर में रहते हैं, है ना। वो लोग उन्हें संस्कार सिखाते हैं, अच्छी सीख देते हैं, तो उससे बच्चा संस्कार बहुत जल्दी सीखता है। और तीसरा क्या है, नुकसान क्या है, लड़ाई झगड़े, तनाव, और यहाँ पर सभी निर्णय परिवार के बूढ़े सदस्य करते हैं, है ना। तो वही बताया गया कि हमने बताया था, मतलब जो संयुक्त परिवार होता है उसमें लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं, क्योंकि आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तनाव भी होता है। और यहाँ पर सभी निर्णय जो है परिवार के बूढ़े सदस्य ही करते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है। व्यक्तिगत स्थान नहीं मिलता है। हमने बताया था कि तुम अपने नाम से नहीं जाने जाओगे, दादी बाबा के नाम से, या ये उनका घर है, या ये उनके बच्चे हैं, उस नाम से जाना जाता है। परिवार अब आता है, परिवार किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है ना। देखो हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इसके भी संयुक्त परिवार के भी लाभ और नुकसान हैं, और एकल परिवार के भी लाभ और नुकसान हैं। अब परिवार जो है किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो परिवार भौतिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, मानसिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, और भावनात्मक क्षेत्र को प्रभावित करता है। मूल रूप से भारत में संयुक्त परिवार पाया जाता है। मूल रूप से भारत में संयुक्त परिवार पाया जाता है। ज़्यादातर भारत में संयुक्त परिवार ही पाया जाता है। फिर आते हैं, आज हमने पढ़ा कि परिवार मतलब कैसा होता है। परिवार के कितने भागों में हम बांट सकते हैं, तो 2 भागों में, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, है ना। उसके लाभ और नुकसान पढ़े, है ना। और परिवार जो है किस तरीके से प्रभावित करता है वो पढ़ा हमने। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ईवीएस के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का तत्व होता है, इससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है ना। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का तत्व होता है, इससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फिर सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माँ की माँ को अम्मुम्मा किस भाषा में कहा जाता है, तो माँ की माँ को अम्मुम्मा मलयालम भाषा में कहा जाता है। फिर थर्ड पॉइंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेह में मकान कितने मतलब किस तरीके के होते हैं और कितने मंजिल के बनाए जाते हैं, तो लेह लद्दाख में मकान पत्थर के पाए जाते हैं, और कितने 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। फिर आता है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों में रहते हैं, है ना। तभी तो राजस्थान के गाँव में मिट्टी के बने मकान पाए जाते हैं, जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लीची कहाँ पाई जाती है, तो लीची बिहार में पाई जाती है। और ये कहाँ, बिहार में कहाँ, तो बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले के बोरचहा गांव में पाई जाती है लीची, है ना। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि लीची कहाँ पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है। और बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले के बोरचहा गाँव में पाई जाती है। अब आपके लिए हमने एक प्रश्न छोड़ा है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मधुमक्खी पालन कहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, और सभी को आता भी होगा कि मधुमक्खी पालन, पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन कहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर, मधुमक्खी पालन आरंभ करने की अवधि क्या है। ये 2 क्वेश्चंस के जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है सब्सक्राइब KS पॉइंट।
KS पॉइंट मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।